मैं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, एमए पूर्वार्ध मतलब प्रीवियस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामग्री के प्रकार पर। पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है, तो मैंने कहा सामग्री के प्रचार पर, तो सामग्री के प्रकार पर तो बच्चों का काफ़ी आश्चर्यजनक रिएक्शन था। सामग्री जैसा वो सामान के बारे में जानते हैं, सामग्री किसी सामान को कहा जाता है, पर समाजशास्त्री दृष्टिकोण से जब हम सामग्री की बात करते हैं तो सामग्री का मतलब यहाँ पर होगा वो डाटा है। अब बात समझ में आ गई होगी, आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन हो रहा होगा वो अब दूर हो रहा होगा किसी हद तक। तो हम सामग्री के प्रकार पर जो बात कर रहे हैं, वास्तव में हम आज बात करने जा रहे हैं डाटा के प्रकार पर। मतलब सामाजिक अनुसंधान पर हम पूरी चर्चा, और इस सीरीज जो है हमारी वीडियो की वो अपलोड हो रही है, आप लोगों के सामने आ रही है। तो हम जब सामग्री के प्रकार पर बात करेंगे तो हम डाटा के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से अनुसंधानकर्ता किस किस प्रकार के डाटा जो है वो कलेक्ट करता है, जुटाता है, और किस प्रकार के डाटा अपने अनुसंधान में उपयोग करता है। तो मैं आपको बता दूं, दो प्रकार के डाटा हैं जो उपयोग किए जाते हैं, या डाटा को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक प्राथमिक सामग्री, प्राइमरी डाटा, एक द्वितीयक सामग्री मतलब सेकेंडरी डाटा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो अनुसंधान करता है उसके लिए डाटा कलेक्ट करने के दो तरीके उपलब्ध होते हैं, दो तरीके अवेलेबल हैं। एक तो वो प्राइमरी मेथड से प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकता है, और एक सेकेंडरी डाटा होता है या सेकेंडरी मेथड होता है उसके लिए, जिससे वह डाटा कलेक्ट कर सकता है। तो चलो हम पहले बात करते हैं कि प्राइमरी डाटा मतलब प्राथमिक सामग्री क्या है। अगर अध्ययनकर्ता स्वयं या अपने सहायकों द्वारा सामग्री सीधी बिना किसी माध्यम के, मतलब उसके बीच में कोई माध्यम नहीं है, या उनकी सहायता से एकत्र करता है, तो ऐसी एकत्र की गई सामग्री या ऐसा एकत्र किया गया डाटा प्राथमिक सामग्री कहलाता है। बात समझ में आ गई? स्वयं या अपने सहायकों द्वारा सामग्री सीधी बिना किसी माध्यम के या सहायता के एकत्र करना प्राथमिक डाटा एकत्र करना कहलाता है। ये हुआ प्राथमिक डाटा। मतलब सीधी सी बात है, अनुसंधानकर्ता खुद उस व्यक्ति के पास जाता है जहाँ से उसे जानकारी चाहिए, उससे खुद विभिन्न विधियां हैं। अनुसंधानकर्ता के पास विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं जिनके माध्यम से डाटा कलेक्ट करता है। इस पर हम लोगों ने एक बार पहले चर्चा की है कि डाटा कलेक्शन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, है ना। जैसे हम अवलोकन कर सकते हैं, हम प्रश्नावली के माध्यम से, हम अनुसूचियों के माध्यम से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे इनकी चर्चा नहीं करूँगा। मैं बात करना चाहता हूँ कि प्राथमिक डाटा कौन सा होगा और द्वितीयक डाटा कौन सा होगा। मतलब प्राथमिक सामग्री किस प्रकार से एकत्र की जा सकती है और द्वितीयक सामग्री किस प्रकार से एकत्र की जा सकती है या की जाती है। तो अध्ययनकर्ता के सामने दो तरीके होते हैं, एक तो वो प्राथमिक सामग्री एकत्र करे और दूसरा होता है द्वितीयक सामग्री एकत्र करे। तो प्राथमिक सामग्री एकत्र करने के लिए वह खुद अनुसंधानकर्ता खुद उस सामने वाले व्यक्ति के पास, जहाँ पे अध्ययन किए जाना है उनके पास जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि वो अपने सहायकों को भेज सकता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि अनुसंधान करते समय सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र थोड़ा बड़ा है। सामाजिक अनुसंधान पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास, जैसे आप साइंस के अनुसंधान पे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि सामाजिक अनुसंधान में और जो प्योर साइंस है, शुद्ध विज्ञान है, उनके अनुसंधान में, दोनों के अनुसंधान में क्या अंतर है, दोनों विज्ञानों में किस प्रकार से थोड़ा सा दोनों के तरीके में जो डिफरेंस है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो वही बात यहाँ पे आती है कि जब सामाजिक अनुसंधान किया जाता है तो हमारा जो अध्ययन क्षेत्र होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और एक बड़े क्षेत्र में जाना होता है।
और उस बड़े क्षेत्र का अध्ययन करना होता है तो कई बार अनुसंधानकर्ता एक ना होकर अध्ययनकर्ताओं की टीम होती है या मुख्य अध्ययनकर्ता के साथ में कुछ लोग सहयोगी होते हैं। तो जब वो उनके माध्यम से खुद डाटा कलेक्ट कर रहा है, मतलब व्यक्ति जा रहा है और खुद डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो ऐसे इस तरह से एकत्र किए गए जो डाटा होंगे, एकत्र की गई जो सामग्री होगी वो प्राथमिक सामग्री कहलाएगी। मुझे लगता है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अपन पढ़ते हैं ना या हम आंसर लिखते हैं बुक में, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा शुरुआत करने के बाद हमें कोई ना कोई परिभाषा को अपने उसमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। और मुझे ये तरीका अच्छा भी लगता है। क्योंकि अगर हम कोई परिभाषा लेते हैं, जैसे हम बहुत सूक्ष्म परिभाषा ना लें, अगर हम कोई एक अच्छी परिभाषा, जैसे हम अच्छी प्राकल्पना का निर्माण करते हैं, उस तरह से अगर हम एक अच्छी परिभाषा ढूंढने की कोशिश करें तो शायद हमें एक ऐसी अच्छी परिभाषा मिल जाती है जिसमें उस तथ्य को अधिकतम परिभाषित किया जा सकता है। मुझे इसमें प्राथमिक तथ्यों के लिए पीवी यंग की परिभाषा पसंद है। मैं उसको आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पीवी यंग के अनुसार प्राथमिक सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं एवं आंकड़ों से है जिनको पहली बार एकत्र किया गया हो और जिनके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता का अपना है। मतलब उस डाटा को कलेक्ट करने का जो दायित्व है वो शोधकर्ता का खुद का है, अपना है। तो ये डाटा जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक डाटा या प्राथमिक सामग्री। अब इसके बाद है प्राथमिक सामग्री के बारे में कुछ और, कि हम किस प्रकार से प्राथमिक सामग्री एकत्र कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा किस प्रकार से हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक सामग्री को अध्ययनकर्ता कैसे एकत्र कर सकता है, अवलोकन के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, और कुछ। हाँ देखो, लाइव क्लास में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो है। वो इसलिए कि शायद जब हम लोग क्लास में पढ़ाते थे तो एक ऐसा जीवन शिक्षण या कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता था, तो शायद टीचिंग का थोड़ा और मज़ा आता था। लेकिन अभी जो बेहतर है वो हमें करने का प्रयास करना चाहिए और वैसा हम कर रहे हैं। तो कई बार हम जब पूछते थे बच्चों से कि बच्चों प्राथमिक सामग्री के जो डाटा होते हैं, प्राथमिक सामग्री की जो विधियां हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, किस प्रकार से हम प्राइमरी डाटा जो कलेक्ट कर सकते हैं, तो बच्चे खुद ही अपने आप ही बता देते थे, कोई अवलोकन, कोई साक्षात्कार, और कुल मिलाकर लगभग सारी चीज़ें आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि ये जो सामग्री संकलन की विधियाँ हैं, इनके माध्यम से प्राइमरी डाटा एकत्र किया जा सकता है। ठीक है। और सामग्री संकलन इसमें कौन करता है, शोधकर्ता स्वयं करता है, तो उसकी ही जिम्मेदारी होती है और वो सीधे संपर्क में आकर इसको एकत्र करता है या दूसरों के माध्यम से एकत्र करवाता है, वो उसकी टीम का हिस्सा होते हैं। वो किसी और की सामग्री का या किसी और के उपयोग किए हुए डाटा का, किसी और के कलेक्ट किए हुए डाटा का उपयोग नहीं करता। अगर वो ऐसा करता है तो वो प्राथमिक सामग्री नहीं होती, बल्कि उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। वैसे भी अच्छा, एक बात और यहाँ पे सामने आती है कि विश्वसनीयता, प्राथमिक सामग्री से एकत्र किए हुए डाटा में तो ज़्यादा विश्वसनीयता होगी या द्वितीयक सामग्री में एकत्र किए हुए डाटा में ज़्यादा विश्वसनीयता होगी। तो हम देखते हैं कि जैसा हम समझ पाते हैं, अपन देखते हैं कि अगर जिस जानकारी को मैंने खुद या आपने खुद जाकर एकत्र किया है, आमने सामने बात की है, आमने सामने उस डाटा को कलेक्ट किया है, और एक डाटा ऐसा है जो हम कहीं और से किसी दूसरी जगह से, उदाहरण के लिए आजकल एक माध्यम बहुत ज़्यादा फेमस है, इंटरनेट। तो अगर हम उस माध्यम से कोई डाटा एकत्र करते हैं तो फिर क्या होता है कि उस ऑनलाइन साइट से एकत्र किया हुआ डाटा शायद उतना विश्वसनीय नहीं हो सकता जितना कि हमने सामने से डाटा एकत्र किया है। इसीलिए प्राथमिक डाटा जो होते हैं, प्राथमिक सामग्री जो होती है वो ज़्यादा विश्वसनीय होती है अपेक्षाकृत द्वितीयक सामग्री के। अब ये द्वितीयक सामग्री जो है, सेकेंडरी डाटा, उस पर चर्चा कर लें अगर आप चाहें तो। आज के इस वीडियो में मैं चाह रहा हूँ कि मैं दोनों चीज़ों को समाहित कर दूँ। तो द्वितीयक सामग्री यह अध्ययनकर्ता के संकलन का एक प्रकार है। क्या संकलन के? सामग्री संकलन के, मतलब इस माध्यम से भी हम सामग्री संकलन करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दूसरों के द्वारा एकत्र किए गए तथ्यों को प्राप्त करके अध्ययन में उपयोग किया जाता है।
ऐसी सामग्री को द्वितीयक सामग्री कहते हैं। मतलब अध्ययन मतलब किसी और ने उस डाटा को कलेक्ट किया और हम उस सामग्री का उपयोग कर लेते हैं। उदाहरण के लिए इसका एक अच्छा उदाहरण मेरे दिमाग में है, अगर और हम लोग मैं इसको समझाने के लिए भी हमेशा उपयोग में लाता हूँ। मतलब एक एग्जांपल ले लिया जाए कि हमारे देश में जनगणना हुई। जनगणना कब होती है? हर 10 साल में। हर 10 साल में जनगणना होती है। जनगणना होती क्यों है? जनगणना होती है कि सरकार को सरकारी योजनाएं जो हैं उनके क्रियान्वयन में या लोगों के लिए योजना बनाते समय उसका अच्छा सही उपयोग किया जा सके, इसलिए जनगणना होती है। अब जनगणना में जो डाटा उपयोग जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं प्राइमरी डाटा होते हैं। आप देखा होगा आपने, जनगणना में जो व्यक्ति आपके पास जाता है तो वो एक एक व्यक्ति के पास जाता है और उससे उसका डाटा लेता है। ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पर उस डाटा की या उस जो जानकारियाँ होता है वो उसके फॉर्म में भरवा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि एक एक व्यक्ति के पास जाया जाता है, उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। एक एक परिवार से जनगणनाकर्ता या उसकी टीम एक एक परिवार से मिलती है और जानकारी इकट्ठा करती है। तो वो जब जानकारी इकट्ठा करते हैं तो वो प्राथमिक डाटा रहता है। लेकिन जैसे ही उस जानकारी को वो वेबसाइट पर डाल देते हैं कि हाँ जनगणना हो गई, ये इसके आंकड़े हैं, अब क्या होता है, आंकड़ों का खेल यहाँ से चालू होता है। अब यहाँ से उस जनगणना के आंकड़े को बार बार कई अध्ययन में, कई शोधों में, कई योजनाओं के निर्माण में विभिन्न प्रकार से सरकार के द्वारा, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, आम व्यक्तियों के द्वारा, शोधकर्ताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। बार बार वो उस डाटा का उपयोग करते हैं और ये मानते हैं कि वो जो डाटा उन्होंने जो शोध का, जो जनगणना के जो आंकड़े हैं वो सही हैं और बेहतर हैं। और ऐसा होता भी है क्योंकि सरकार जब जनगणना करती है तो आंकड़ों को बहुत अच्छा और विश्वसनीय रखने का प्रयास करती है। तो अब उस डाटा का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति अपने कार्य में कर रहा है, अपने अनुसंधान में कर रहा है, तब क्या हुआ, ये द्वितीयक सामग्री हुई उसके लिए, उस अध्ययनकर्ता के लिए द्वितीयक सामग्री हुई, क्योंकि इसका संकलन उस अध्ययनकर्ता ने खुद नहीं किया बल्कि उसका संकलन किसी और ने किया है। कब किया था? जब जनगणना हुई थी। मतलब ये कैसी सामग्री कहलाई? द्वितीयक सामग्री। इसमें भी हम पीवीएन की एक परिभाषा पढ़ना चाहते हैं, शायद इससे कुछ और बातें जो हैं क्लियर हो जाएं। द्वितीयक सामग्री वे होती हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो एवं जिनका प्रसारण अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न होता है। जैसे जनगणना का प्रसारण तो सरकार करती है ना, या सांख्यिकी विभाग करता है, भिन्न होता है। जिसने प्रथम बार तत्संकलन को नियंत्रित किया था। द्वितीयक सामग्री दूसरों के द्वारा एकत्र सामग्री को कहते हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि द्वितीयक सामग्री दूसरों के द्वारा एकत्र की गई सामग्री को कहते हैं। एक और परिभाषा अगर आप लेना चाहते हो तो फॉर्केस तथा रिचर के अनुसार द्वितीयक सामग्री वह विद्यमान अथवा पूर्व संकलित सामग्री है जिनका संकलन किसी सामाजिक अनुसंधानकर्ता के द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। इनमें 3 प्रमुख प्रकार की सामग्री सम्मिलित होती है: लिखित, प्रलेख, जन माध्यमों द्वारा प्रचारित प्रतिवेदन तथा सरकारी आलेख। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो द्वितीयक सामग्री के अंतर्गत आ सकती हैं। और भारत सरकार को जनगणना का जो प्रतिवेदन होता है भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, तैयार किया जाता है। सरकार के लिए यह प्रतिवेदन प्राथमिक सामग्री है क्योंकि सरकार ने खुद कलेक्ट किया है। लेकिन अन्य कोई भी व्यक्ति अगर इसका उपयोग करता है तो वह उसके लिए यह प्रतिवेदन उसके लिए क्या हो जाता है? द्वितीयक सामग्री होगा। इसी प्रकार हमने देखा होगा पुस्तकालय में उपलब्ध बहुत सारी सूचनाएं, पुस्तकें, लेख, पांडुलिपियाँ, जीवनियाँ, आत्मकथाएं आदि, ये सारे अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन में किसी न किसी चरण में उपयोग करता है और उनको अपने उपयोग में लेता है। तो ये उसके लिए कैसी सामग्री हो गई, कैसा डाटा हो गया? सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक सामग्री। ठीक है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अध्ययनकर्ता जो भी सामग्री अपने अध्ययन में काम में लेता है जो उसके स्वयं के द्वारा एकत्र की हुई ना हो बल्कि दूसरों के द्वारा एकत्र की गई होती है, द्वितीयक सामग्री कहलाती है। और इसी पर हम अपनी बात को ख़त्म कर सकते हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।